चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर ना। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? वायु संधारित्र यानी एयर कैपेसिटर का उपयोग कौन से उपकरण में किया जाता है? तो उसका सही आंसर है आपका रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर में, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका वायु संधारित्र के बारे, वायु संधारित्र के बारे। इसके अलावा और भी बहुत सारे संधारित्र हैं, बहुत सारे संधारित्र हैं जिसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो लिखिए संधारित्रों का वर्गीकरण। संधारित्र का वर्गीकरण कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर, ठीक है। तो इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। एक होता है आपका नियतमान कैपेसिटर, एक होता है समायोजनीय मान कैपेसिटर, तीसरा होता है आपका परिवर्तनीय मान कैपेसिटर। नियत मान मतलब जिसकी मान को बदला नहीं जा सकता है ना। जैसे किसी कैपेसिटर का मान है, मान लीजिए 2.5 माइक्रोफेरड। जैसे ये आपका फैन है, ये फैन है, इसमें जो कैपेसिटर लगी है, जो संधारित्र लगी है, उसकी कैपेसिटेंस मान 2.5 माइक्रोफेरड है। नहीं तो खोल के देख लीजिएगा, उतना ही होगा, है ना। 2.5 माइक्रोफेरड मतलब उसकी मान को और हम चेंज नहीं कर सकते। यदि 2.5 का है तो उतना ही रहेगा, उसको हम ना ही 2.6 कर सकते, ना ही 2.4 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार का कैपेसिटर लगी हुई है? नियत मान का। तो नियत मान कैपेसिटर के अंतर्गत आता है पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, एक होता है आपका सिरेमिक कैपेसिटर, एक होता है पॉलिएस्टर, कैपेसिटर, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इधर लिखिएगा समायोजनीय मान तरफ। एक होता है आपका ट्रिमर, संधारित्र, या तो फिर कहिए कैपेसिटर,
एक होता है पेडर, परिवर्तनीय मान तरफ एक होता है आपका गैंग कैपेसिटर, और एक होता है वायु कैपेसिटर। यदि पूछा जाए कि नियतमान कैपेसिटर का यूज कहां पर किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में, चाहे उपकरण में कहिए। और समायोजनीयमान कैपेसिटर का उपयोग रिसीवर्स एवं ट्रांसमीटर में, ट्रांसमीटर्स में, और परिवर्तनीय मान कैपेसिटर का उपयोग रेडियो रिसीवर एवं ट्रांसमीटर में। समझ लीजिए। देखिए, जो समायोजनीय मान कैपेसिटर है रेडियो में भी लगता है, रेडियो में भी लगता है। देखिएगा इस टाइप से रहेगा। और एक इस टाइप से रहेगा अंदर। क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से या तो फिर टेस्टर की सहायता से। इसमें एक पेंच लगी होती है, यहाँ पर नोट बोल्ट होता है ना, इसको घुमाते हैं और हम इसको एडजस्ट करते हैं। रेडियो में भी होता है, देखिएगा, है ना। कहां कहां पर, रिसीवर्स एवं ट्रांसमीटर में, यानी रेडियो में भी रिसीवर्स होते हैं ना, वहां पर यूज किया जाता है इसका समायोजनीय मान कैपेसिटर का। वो रहता है आपका इस प्रकार से, और इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसको मैच किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, मतलब कैपेसिटर मान को कम बेसी किया जाता है उसको, ठीक है। और ये है आपका परिवर्तनीय मान कैपेसिटर, जैसे रेडियो रिसीवर, जैसे गैंग कैपेसिटर। जैसे देखे होंगे आप, पहले रेडियो में आवाज यदि क्लियर नहीं आती थी, जैसे विविध भारती आपका नहीं पकड़ता था, आप क्या करते थे, कभी ऐसे किए हैं कि नहीं? क्या एंटीना को इधर उधर हिला देंगे आ जाएगा? अगर वो हिलाने के बाद भी नहीं आया तो, जैसे बिग एफएम नहीं पकड़ता था, धूम एफएम क्या क्या होता था, हाँ, उसी को क्या हम लोग कहते थे, उसको गैंग, गैंग कहते थे। नहीं बोलते थे कि थोड़ा गैंग को घुमा दीजिए, नहीं बोलते थे। वो गैंग नहीं, गैंग कैपेसिटर हुआ करता है, वो इस नाम से जानते हैं उसको, गैंग कैपेसिटर, यानी परिवर्तनीय मान कैपेसिटर, यानी वेरिएबल कैपेसिटर। उसको घुमाकर हम लोग क्या करते थे, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को सेट करते थे, ताकि उसकी आवाज क्लियर तरीके से सुनाई दे, मतलब चैनल बढ़िया से पकड़े, है ना। तो वहां पर इसी कैपेसिटर का यूज करते हैं, किसका, गैंग कैपेसिटर। अब क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? खुद आंसर मारिए, कहां पर, वायु संधारित्र यानी वायु कैपेसिटर का उपयोग कहां पर करेंगे, रेडियो रिसीवर्स एवं ट्रांसमीटर्स में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। उतारिए, हो गया।
और एक चीज याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे ये जो आपको फैन में अभी लगी है ना, टेबल फैन हुआ, तो ऊपर वाला सीलिंग फैन है नहीं यहाँ पर, तो वो सब में कौन सा कैपेसिटर? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। और जो घरों में यानी जो मोटर है आपका, जो टूल पंप वगैरह है, वो सब भी क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, यानी नियत मान का कैपेसिटर है। ये चीज याद रखना है, सबसे ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक है आपका सिरेमिक कैपेसिटर, जो होता है जिसका सबसे ज्यादा उच्च फ्रीक्वेंसी। यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो याद रखना है कौन सी कैपेसिटर का? सिरेमिक कैपेसिटर का। इतना ही याद रखना है इसमें। हो गया? नेक्स्ट, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? ठीक है, संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट, परिपथ में धारा कम हो जाती है, या तो संधारित्र का मान बढ़ाया जाएगा। पूछ क्या रहा है? यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत क्रम से जुड़ी जाए। ध्रुवीकृत मतलब समझ लीजिए पहले। ये एक कैपेसिटर है, और ये भी एक कैपेसिटर है। बताइए, यदि इसमें हम प्लस माइनस दें और इसमें नहीं दें, मतलब आप क्या समझे? हाँ, क्या समझे? मतलब ये ध्रुवित है, मतलब पोलराइज है। समझे कि नहीं बात को? पोलराइज मतलब इसमें धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल है। समझे बात को? और दूसरी तरफ एक है आपका नॉन पोलराइज। इसमें क्या इसको ध्रुवित कर सकते हैं? इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसमें कोई ध्रुव नहीं है, कोई धनात्मक कोई ऋणात्मक टर्मिनल नहीं है। ठीक है, यानी ये हुआ आपका नॉन पोलराइज। कर सकते हैं? बताइए, यदि पोलराइज जो कैपेसिटर है आपका, जो ध्रुवित कैपेसिटर है, इसको यदि हम एसी पर चलाना चाहे तो क्या चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। यानी जो पोलराइज आपका कैपेसिटर है केवल और केवल कहां पर चलेगा? डीसी पर। समझे बात को? पर जो नॉन पोलराइज होगा, बताइए ये डीसी पर चलेगा कि नहीं? चलेगा। ठीक है, ये जो नॉन पोलराइज है ये डीसी एवं एसी दोनों पर चलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी। ठीक है, जो ध्रुवित है ये केवल डीसी पर, जो अध्रुवित है वो डीसी तथा एसी दोनों पर चलेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा, देखिए, यदि इसको जो ध्रुवित है, मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है और आपको कहा जाए कि इसमें एक कैपेसिटर लगाइए। ठीक है, कैपेसिटर लगाइए।
कैसा कैपेसिटर? जो ध्रुवित कैपेसिटर है। ध्रुवित मतलब जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल भी है। समझ रहे बात को? और आपको बोला जाए कि यहां पर जोड़िए, तो आपने क्या किया कि प्लस को प्लस के साथ ना जोड़कर क्या किया, प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ जोड़ दिया। तो फिर क्या होगा, इमेजिन कीजिए क्या हो सकता है। कुछ आइडिया लग रहा है? नहीं लग रहा है? देखिए, जैसे ही पॉजिटिव को इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, इसमें क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। समझे? अब एक पॉजिटिव हो रहा है, दूसरा नेगेटिव हो रहा है। यहां तो ये सेल का काम तो करेगा नहीं, जैसे आपको ईएमएफ बढ़ाना है उसका तो काम करेगा नहीं। एक पॉजिटिव हो रहा है, इसका नेगेटिव हो रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, करंट का फ्लो की वजह से हीट उत्पन्न होगा। मतलब करंट, वो अपना करंट, ये अपना करंट टकराएगा कि नहीं, उसी वजह से उस कैपेसिटर में हीट उत्पन्न होगा, है ना। और हीट उत्पन्न होने की वजह से वो कैपेसिटर ब्लास्ट भी कर सकता है, और इसी वजह से ब्लास्ट होता है डीसी वाला, जो पोलराइज वाला। समझे बात को? समझे बात को? तब क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट, यानी 22 का बी। ठीक है। और एक चीज समझिए इसमें, जो नॉन पोलराइज, जो डीसी तथा एसी दोनों पर कार्य करेगा, बोलने का मतलब ये द्विदिशीय होगा। समझे बात को? आप इसको इधर से जोड़ें या तो फिर इधर से जोड़ें, बात बराबर है, पर इसको वैसे जोड़ नहीं सकते। बोलने का मतलब ये क्या है, एक दिशीय, इतना याद रखना है इस दोनों के बारे में। हो गया? हो गया? नेक्स्ट बढ़िए, क्या बोल रहा क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन की प्राचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? लकड़ी है, निकेल है, प्लेटिनम है, या तो फिर मैग्नीज है, ये पूछ रहा है। पहले बताइए, प्राचुंबकीय पदार्थ किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जिसको किसी शक्तिशाली चुंबक में रखने पर, है ना, ना ही वह चुंबक बनता है, ना ही उसकी बल रेखाओं में वृद्धि होता है, बल्कि क्या होता है, उसकी बल रेखाओं की संख्या में कमी कर देता है। बोलने का मतलब है, ये रहा आपका मैग्नेट, समझिए, ये रहा आपका मैग्नेट, और ये रहा आपका कुछ भी चीज प्राचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, जैसे लकड़ी मान लिया जाए, यदि यहां पर एक मैग्नेट है, यदि यहां पर इसको हम रख देंगे लकड़ी को, क्या इसके नीचे से कुछ भी चीज को अट्रैक्ट कर पाएगा? ये नहीं पाएगा, मतलब इसकी शक्ति में कमी कर देगा ये लकड़ी, और इसी को कहते हैं क्या? प्राचुंबकीय पदार्थ।
मतलब उसकी शक्ति में कमी कर देना, मतलब उसकी चुंबकीय बल रेखाओं की श्रृंखला में कमी कर देना, और बल रेखाओं की श्रृंखला में कमी हुआ मतलब उसकी शक्ति में भी कमी होगा। यानी इसका कौन सा आंसर होगा? ए, लकड़ी। इसके अलावा बताइए और क्या क्या पराचुंबकीय पदार्थ होती है? जल, पारा, बिस्मुथ, एंटीमनी और सोना। इतना ही था ना? नेक्स्ट, घनत्व। अच्छा, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, इसको ठीक से ही समझना पड़ेगा। लिखिए, फ्लक्स घनत्व। हो गया? देखिए, ये क्या है? मैग्नेट। ठीक है, इसकी जो चुंबकीय बल रेखाओं की श्रृंखला होगी, जो दिशा होगी चुंबकीय बल रेखाओं की, किस प्रकार से होगी? इस प्रकार से होगी, और अंदर, चलिए, फिर नीचे भी हुई, तो ये तो हुआ आपका क्या? चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, चुंबक के बाहर कैसे? नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, इसमें भी हुई। ठीक है, अब आते हैं एक छोटी सी इकाई पर। छोटी सी इकाई मतलब मान लिया जाए एक इतनी बड़ी मैग्नेट है, इकाई बहुत छोटी सी है ना, तो उसमें भी मैग्नेटिक लाइन होगी, होंगी कि नहीं? होंगी ना। तो उसी चुंबकीय बल रेखाओं की टोटल श्रृंखला को, यानी एक छोटी सी इकाई एरिया पर क्या हो रहा है? क्या दिक्कत है बताइए? पानी नहीं, अगर मन नहीं है तो हम छोड़ देंगे, इच्छा नहीं है तो ठीक है। बोलिए, इच्छा नहीं है तो बोलिए, जा सकते हैं, और जाना है तो सब जाइए, एक नहीं। बताइए, पढ़ना है ना? चलिए देखिए, तो ये तो आपका एक मैग्नेट हुआ इतना बड़ा, ठीक है, पर इसमें तो बहुत सारे चुंबकीय बल रेखाएं हैं। उसी प्रकार एक छोटी सी जगह पर, यानी इकाई स्थान पर जितने भी आपके चुंबकीय बल रेखाओं की श्रृंखला होगी, उसी को कहा जाएगा क्या? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यानी जिसको सूचित करेंगे हम लोग बी से। समझे बात को? इसको डिनोटेट किया जाता है बी से, और इसी का सूत्र होता है बी बराबर 5/a। समझ लीजिए, बी बराबर 5/a। बोलने का मतलब है कि इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की कुल श्रृंखला। बताइए, फाई किसको कहते हैं? फाई किसको कहा जाता है? चुंबकीय बल रेखाओं की कुल श्रृंखला को, है ना। तो हम लोग क्या नहीं कह सकते हैं? इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की कुल श्रृंखला को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा जाएगा। कह सकते हैं कि नहीं? इसी प्रकार तो लिखिए,
इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। दूसरा डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन कि इकाई क्षेत्रफल में स्थापित फ्लक्स को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। हो गया, हो गया। अब इसका मात्रक पर आते हैं। क्या कोई बता सकता है इसका मात्रक क्या हो सकता है? बिल्कुल, फाई का यूनिट क्या होता है? वेबर, है ना। यानी फ्लक्स का वेबर, ए यानी एरिया, इसका मीटर स्क्वायर। इसके हिसाब से हमारा क्या आया? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। और इसी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को एक टेस्ला कहा जाता है। और यही पूछा है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। यही पूछा है कि फ्लक्स घनत्व यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? चुंबकीय नहीं बोला है, पर फ्लक्स घनत्व की ऐसा इकाई क्या होता है? टेस्ला होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हो गया, हो गया ना, उतर लिए ना। नेक्स्ट है, पदार्थ का बीएच वक्र यानी हिस्टेरेसिस लोब के आकार क्या दर्शाता है? ये पूछ रहा है। यानी जो बीएच वक्र है वो क्या दर्शाता है, ये पूछ रहा है। बीएच वक्र बताए थे पहले भी। पदार्थ का रिलेक्टेंस, पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं, या तो फिर चुंबकीय सामग्री की शक्ति खींचना। समझिए, एक बीएच वक्र है, क्या है? बीएच वक्र
ये क्या दर्शा रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्या दर्शा रहा है। क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपका एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यदि इसके सामने एक मैग्नेटिक मटेरियल वाला कुछ छड़ रोड इसके सामने यदि लाया जाता है, जैसे एक हमने ले रखा है इसमें, मान लीजिए निकेल मैग्नेटिक मटेरियल है ना, इसको लाए, तब क्या होगा, जब इसके सामने इसको लाएंगे तो इसमें भी चुंबकत्व गुण आएगा कि नहीं आएगा। यानी इसमें भी क्या बना, मैग्नेट बना, ये भी बना मैग्नेट। अब क्या होगा, जैसे ही इसको दूर हटाएंगे, इसका जो चुंबकत्व गुण है धीरे धीरे बिछड़ते जाएगा, इस तरफ से मतलब पिछड़ेगा, इस टाइप से पिछड़ा, शून्य पर पहुंचा। पुनः जैसे ही इस मैग्नेट को इसके सामने फिर लाएंगे, अब इसमें पुनः क्या होगा, चुंबकत्व गुण आना शुरू होगा इस तरीके से। यानी पहले बना, फिर खत्म होते गया, फिर पुनः बनते गया। ऐसा कब हुआ, जब इसको बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किए, तब बार बार इसके सामने लाए तो मैग्नेट बना, जब इसको दूर हटाया तो क्या हुआ, डीमैग्नेट हुआ कि नहीं। तो बताइए ये BH वक्र क्या दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, चुंबक की विशेषता दर्शा रहा है कि चुंबक बन रहा है फिर डीमैग्नेट हो रहा है, एक बार मैग्नेट बन रहा है पुनः डीमैग्नेट हो रहा है। यानी क्या दर्शा रहा है, चुंबकीय विशेषता दर्शा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होता है, खुद आंसर दीजिए, बता चुके हैं ना। भंवर धारा यानी एडी करंट किसके समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, अरे फ्रीक्वेंसी के समानुपाती नहीं होती है क्या, नोट में स्पेशल लिखा है तो, है कि नहीं। यानी जो एडी करंट समानुपाती होगा किसका, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका ना। 27, परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने का कारण क्या है, परमिएबिलिटी यानी चुंबकशीलता, तो उसके परिवर्तित होने का क्या कारण है ये पूछ रहा है। देखिए परमिएबिलिटी जिसको कहा जाता है चुंबकशीलता, इसको सूचित किया जाता है म्यू से, और म्यू बराबर आपका होता है B/H, और B आपका क्या है, B क्या है आपका, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, है कि नहीं। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की मान जैसे बढ़ाएंगे, इसकी चुंबकशीलता का मान बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा कि नहीं। अरे यहां पर मान लिया अभी 2 है, मान लिया जाए यहां पर यदि 4 करेंगे तो इसका भी मान 4 होगा कि नहीं, बढ़ेगा कि नहीं। जो भी मान आएगा वो फिर 2 से गुना हो जाएगा, बढ़ेगा ना। तो वही तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है, फ्लक्स घनत्व यानी डेंसिटी का मान बढ़ाएंगे, फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकशीलता का मान भी बढ़ेगा, और फ्लक्स घनत्व का मान घटाएंगे तो चुंबकशीलता का मान भी घटेगा। ठीक है, तो यहां से हमारा डिफिनेशन बन के आता है। यदि आपसे पूछे कि चुंबकशीलता किसको कहा जाता है, तो याद रखना है इसका परिभाषा होगा
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकन बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहा जाता है। ये तो एक हुआ। इसके अलावे और एक सूत्र होता है इसका, जो म्यू बराबर म्यू जीरो इंटू म्यू आर होता है। यहां पर म्यू जीरो है आपका आपेक्षिक चुंबकशीलता, चाहे कहिए इसको हवा या निर्वात में आपेक्षिक चुंबकशीलता, और म्यू जीरो है आपका, सॉरी म्यू आर है सापेक्षिक चुंबकशीलता। याद रखना है।